हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार बीपीएससी पीजीटी फिजिक्स टीचर आपके लिए फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे फिजिक्स का क्लास 11th के लिए और इसका नाम है काइनेमेटिक्स या फिर हम बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं फुल डिटेल में और ये जो वीडियो है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा क्योंकि हम जो एग्जाम देंगे पीजीटी एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी के लिए हो, चाहे यूपी के लिए हो या फिर केवीएस एनवीएस या फिर इवन स्टेट का एग्जाम भी हो क्यों ना बिहार का, तो उसमें हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें एनसीईआरटी ही पूछा जाता है कंप्लीटली लाइन बाय लाइन। तो क्योंकि हम बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए। तो जो एग्जाम भी पूछा जाता है आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस उठा के देख लो तो वो एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने में, फिर भी आप जो आखिरी में जो समरी दिया रहता है एनसीईआरटी का आप उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि समरी में आपको हर एक फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, हर चीज आपको दे दिया जाता है और उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाइए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कि आप क्वेश्चन किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी लेकर चल रहा हूँ अलग से वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर का अभी हम एनसीईआरटी में जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला थे उन सबको किए थे, और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस वाले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा बिहार बोर्ड में हर पेपर में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से आपको 35-40 क्वेश्चन करने रहते हैं मार्क्स के बेसिस पे। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 क्वेश्चन, अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं 80 से 70 से 80 क्वेश्चन अगर ऐसे करके हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और टीआरई 1, टीआरई 2 के, टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर हो गए बीपीएससी के, फिर यूपी, केवीएस, इन सारी की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए जो बना रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, आप ट्रस्ट करें। वीडियो लाने में थोड़ा एक दिन का टाइम लग जाता है क्योंकि दिन भर स्कूल में रहता हूँ, क्लासेस लेने रहते हैं 3-4, उसके बाद फिर वीडियो प्रिपेयर करके फिर घर आकर के उसको बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। व्यूज स्टार्टिंग में कम है क्योंकि मैं नया हूँ, बट आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहला ये है कि मोशन क्या होता है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मोशन। तो आपको पता होगा मोशन क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है। उसके बाद इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब वो स्ट्रेट लाइन एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, वो वाई डायरेक्शन भी हो सकता है, एक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरीके के मोशन को, जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, उस मोशन को हम लोग और कौन सा मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब यहां पर आता है कि ये काइनेमेटिक्स उस चैप्टर को क्यों बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं शुद्ध गतिकी। हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलेंगे, शुद्ध गतिकी। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हो तो उसकी कॉज को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ हम किसकी स्टडी करेंगे, मोशन की, गति के, उसके कारण को हम नहीं देखते हैं। तो उस टाइप के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और जब हम उसके कॉज को ध्यान देने लगेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, डायनामिक्स बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हम एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, एक्चुअल पाथ, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ मतलब सपोज हम यहाँ पर हैं ए पॉइंट पे, अब हम ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, और डी से आए ई पे। तो एक्चुअल पाथ हमने कितना कवर किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो ये क्या कहलाया, डिस्टेंस, मतलब तय की गई कुल पाथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और वहीं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन। यहाँ हमको टोटल एक्चुअल पाथ नहीं देखना रहता है, यहाँ सिर्फ हम ध्यान देते हैं किस पे, फाइनल पोजीशन पे एंड इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कहां पर है, ए पर, और कहां गए, ई पर। तो ये किस पाथ से जा रहे हैं वो क्या बताएगा, टोटल डिस्टेंस बताएगा। और सिर्फ अगर हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखें, ये लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए से ई को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर। तो जो डिस्टेंस होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम क्या करते हैं, जिधर जा रहे हैं हम सिर्फ हमको क्या करते चलना है, उसको जोड़ते चले जाना है, ऐड करते चले जाना है। तो डिस्टेंस जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और स्केलर को ही हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे हमको फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखना है ना। जैसे सपोज हम यहां से ओ पॉइंट से स्टार्ट किए, ए पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे गए, और फिर सी पॉइंट पे गए। ये सारे कितने, 10-10 मीटर है। ठीक है, तो हम ओ से सी तक गए, और फिर वापस सी से हम कहाँ आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। तो अगर हम बोले टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, ओ से सी गए, मतलब 10, 20, 30, और फिर सी से कहाँ आ गए, बी, मतलब कितना हो गया, 40 मीटर। लेकिन अगर वही हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कहाँ गए थे, ओ से सी, फिर सी से बी आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन देखना है और इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन बी है और इनिशियल पोजीशन ओ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन कितना पे है, 10-10, 20 पे है ना, टोटल यहाँ 20, और ये यहाँ कितना है, ओ 0 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, 20 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ जो होगा वो डिस्टेंस, और जो आपका चेंज इन पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो डिस्टेंस है वो हम उसको किससे मेजर करते हैं, तो आप क्या याद रखेंगे, ऑडोमीटर। जो बाइक में लगा रहता है मेजर करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। बाइक या फिर कार, किसी में भी। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ऑडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, वो हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा था जो डिस्टेंस, अभी हम देखे थे डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 40 मीटर,
और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा 20 मीटर। तो जो डिस्टेंस है, फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। मतलब जो दूरी होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, विस्थापन से, है ना। क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा हम ऐड कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होने वाला है, ज्यादा। हो सकता है डिस्टेंस बराबर भी हो जाए डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम O से केवल A जाते हैं, अभी O A B C, अगर हम सिर्फ O से C जाते हैं, ये 10 था 10 था 10 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना दूरी होता, 30, 10 20 30 हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, वो भी 30, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देखना है, तो फाइनल 30 है, इनिशियल 0। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। थर्ड, जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आए नेगेटिव, और वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम, तो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शन में पूछता है कि विच रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारा किसके बारे में था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या देखना है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड जो होता है हमारा, स्पीड वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं दूरी बटा समय। और वहीं जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। तो हम इन दोनों से एक चीज तो बोल सकते हैं, जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, अदिश राशि, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। ठीक है, अब जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट भी बता सकते हो। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो हमने कल देखा था डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो ये हो गया L1 और ये t ऊपर जाके क्या बन गया, t-1, और m तो है नहीं तो m 0। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, एक समान चाल, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेग। तो एक समान चाल किसको बोलेंगे, जब मतलब कि अगर हम O से A B C पे जा रहे हैं तो पूरे पाथ में हर एक जगह पर अगर स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। मतलब कि अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो चाहे O पे A से जाएं, चाहे B जाएं, चाहे C जाएं, हर समय हमारी स्पीड क्या रहेगी, 40।
तो इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल या वेग। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना, पूरे ट्रेवलिंग में यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में 40 के स्पीड से चल रहे हैं, तो हम हर घंटे 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेंगे, 40, हर घंटे 40। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करें। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर स्पीड या चाल क्या रहे, सेम रहे, और अगर उसमें एक निश्चित दिशा हो जाएगी, तो निश्चित दिशा मतलब क्या आ जाएगा, दिशा आया मतलब क्या हो गया, वो वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पीड में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा, बाकी यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, सारी चीजें सेम है। उसके बाद आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि आप यहाँ O से आपको जाना है कहाँ, C पर जाना है, ये A है, ये B है। सपोज आप यहाँ घर से निकले और रास्ता पूरा खाली था, तो आप 100 की स्पीड से गए, अचानक यहाँ मार्केट आया तो आपकी स्पीड हो गई 20, फिर यहाँ रोड थोड़ा खराब था तो आपकी स्पीड हो गई 50। मतलब स्पीड क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है। यहाँ आप 1 घंटे में 100 पहुंच जाते हैं, यहाँ 1 घंटे में 20 ही पहुंचोगे, यहाँ 1 घंटे में 50 ही पहुंचोगे। तो जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इस समय हम समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्या आता है, एवरेज स्पीड, और एक क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने क्या बोला, स्पीड मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। और एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v एवरेज को, यहाँ पर अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरीके से यहाँ v एवरेज निकालना है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर जो भी रहता है सदिश राशि उसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो समझ आ जाता है क्या है, वो वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एस एक निश्चित दिशा में अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन है कि सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ से हमको जाना है कहां पर, ओ से हमको जाना है सपोज सी पर जाना है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां है 360 मीटर। ठीक है, ये सारे कितने हैं, 120 120 और ये 360, तो 120 120 240 और
ये भी कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि O से C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड। और फिर वो जो बंदा जा रहा है वो C से B पर आ जा रहा है कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट बोल रहा है कि O से C तक जा रहा है, और सेकंड बोल रहा है हमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब तक, जब वो O से C गया और फिर C से B आया। तो जो फर्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड किसके लिए, A के लिए। तो अगर हम A के लिए देखें तो A के लिए क्या हो जाएगा हमारा, O से C जा रहा है तो एवरेज स्पीड, ठीक है, हम सिर्फ V एवरेज लिख रहे हैं, अगर एरो लगा देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो V एवरेज में क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब टोटल डिस्टेंस, तो O से C तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 360 अपॉन टोटल टाइम, तो O से C जाने में टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। तो ये कितना हो गया 18 दूनी 36 मतलब 20। यूनिट क्या हो जाएगा, 360 किस में दिया है, मीटर में, और टाइम किस में दिया है, सेकेंड। उसी तरीके से अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहाँ, ओ से हम कहाँ गए, सी पे गए, तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। तो फाइनल कितना 360, इनिशियल 0, तो फिर से सेम हो जाएगा 360 बटे 18, तो ये भी कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट अगर हम V में जाएं, V के लिए, इस B के लिए ओ सी बी, तो जो V एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा, O से C गया इंसान और वो C से वापस कहाँ आया B। तो डिस्टेंस में हमको क्या करना है, डिस्टेंस में हमको सिर्फ जोड़ना है, और ये तो स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जोड़ दो, 360 यहाँ तक और वापस 120 चल लिया, तो 360 प्लस 120 कितना हुआ 480, और टाइम कितना लगा यहाँ C तक जाने में 18 सेकेंड और फिर C से B जाने में 6 सेकेंड, तो कितना हो गया 24। तो 24 दूना 48, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वही हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है, तो वो O से स्टार्ट किया था, तो ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, लेकिन वापस कहाँ गया B पर, तो B पर ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो हमको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 110, 120 और 120 कितना 240, और कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया 18 और 6 24, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन गया कहीं मुड़ा नहीं, तो दोनों के केस में क्या हो गया सेम, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। बट इस केस में एवरेज स्पीड अलग और एवरेज वेलोसिटी अलग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ, तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमारा एवरेज स्पीड, बट हो सकता है कि जो एवरेज स्पीड दिया हो, एवरेज स्पीड जो दिया हो उसमें हमको डिस्टेंस और टाइम ना दे करके कुछ और दे दिया हो, तो उस केस में कैसे करेंगे। तो सपोज क्वेश्चन में दिया हो कि जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है v1 v2 v3 ऐसा, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, क्या क्या t1 दिया है, t2 दिया है, t3 दिया है, ऐसे दिया हुआ है।
अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा हमको पता है जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब हो सकता है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऐसे करके, और टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस तो बताया नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो हमको क्या बताया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड बताया गया है। तो इस केस में हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम होता है ना। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो हम यहाँ पर d1 के जगह हम लिख सकते हैं v1 इंटू टी1, क्योंकि v भी बताया है t भी बताया है। उसी तरीके से v2 इंटू टी2 प्लस v3 इंटू टी3। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम हो गया। ठीक है, तो ये अगर स्पीड दिया हो, ठीक, बट अगर हो सकता है स्पीड ना दे करके दे दिया हो आपका डिस्टेंस दे दिया हो, मतलब अब जो दिया हो सपोज d1 d2 d3 ये अलग अलग डिस्टेंस दे दिया है और बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो v1 स्पीड से किया है, v2 स्पीड से किया है, v3 स्पीड से किया है। तो अब आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया और वेलोसिटी टाइम नहीं दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से तो डिस्टेंस तो दे ही दिया, तो d1 d2 d3 टोटल डिस्टेंस हो गया, लेकिन टाइम टाइम के लिए क्या हो जाएगा, तो टाइम अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम क्या हो जाएगा, समय बराबर d बटा v आ जाएगा, है ना। समय बराबर d बटा v, v इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो हम टाइम की जगह क्या लिखेंगे, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस d3 बाई v3 ऐसे करके। तो आपको हर केस में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है कि सपोज दे दिया है ये कि एक कोई टोटल डिस्टेंस है, सपोज हमको जाना है ओ से सी तक जाना है और ये ए पॉइंट है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस है सपोज 100 और यहां से यहां का डिस्टेंस है 100, मतलब बराबर बराबर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, अब यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, इस केस में बोल देगा कि हाफ डिस्टेंस को, हाफ दूरी को उसने तय किया v1 स्पीड से और अगले हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसने v2 के स्पीड से। तो बताओ v एवरेज क्या है, या बोल सकता है कि O से C ट्रेवल किया उसने v1 स्पीड से और वापस C से वो आया v2 स्पीड से। तो जब भी अगर स्पीड दिया हो और जो भी स्पीड दिया हो वो बराबर बराबर स्पीड दिया, दो भाग में बराबर बराबर दिया हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट आता है, एवरेज के बाद आता है हमारा इंस्टैन्टेनियस स्पीड और वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस को हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल या वेग। ठीक है, तो अब नाम ही है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या फिर इंस्टैन्टेनियस, मतलब इंस्टेंट पे। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एवरेज के बारे में पढ़ा। एवरेज का मतलब हुआ कि हमको O से C तक जाना है, तो इस O से C तक जाने में हमारी स्पीड क्या थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास 40 किलोमीटर, एक पर्टिकुलर टाइम है हमारे पास 1 आवर, तो कितना स्पीड हो गया, तो हम बता दिए 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40/1 करके। तो ये हो गया एवरेज, मतलब कि टोटल डिस्टेंस में कितनी दूरी
मतलब जो दूरी तय की गई उसमें कितनी स्पीड थी, वो हो गया एवरेज। लेकिन इंस्टेंट मतलब कि अगर पूछ दे कि बताओ ओ से सी तक हम जा रहे हैं, ओ से सी तक अगर हम जा रहे हैं तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद स्पीड क्या थी कार की, या फिर बोल दे कि बताओ 45 मिनट बाद स्पीड क्या थी कार की। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे पूछे, मतलब बोल दे ए पोजीशन, ए पॉइंट पे बताओ कि कार की स्पीड क्या थी, बी पे बताओ कार की स्पीड क्या थी, सी पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जो एवरेज स्पीड होता है, वो एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पर जो टाइम रहेगा वो बहुत ही स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डेल्टा टी को क्या ले लेते हैं, टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटे टाइम के लिए हमको बताना है। जैसे मान लीजिए बताना, बताओ 1 सेकेंड बाद कितनी स्पीड है, 2 सेकेंड बाद, तो ये बहुत ही कम टाइम है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए याद रखना है हमको डी एस बाई डी टी। ये हो गया तात्क्षणिक चाल या वेग, किसी भी इंस्टेंट पे क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। ठीक है, सपोज यहाँ पर अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन गिवन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, किसकी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन ये है, उसकी अवस्था ये है, ए प्लस बी टी स्क्वायर, और जहां पर वेयर, जहां पर ए का वैल्यू दे दिया है आपको 8.5 मीटर और बी की भी वैल्यू दे दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि टी जो है वो किस में है, सेकेंड में है, टी इज इन सेकेंड। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए ये एट मतलब 0 सेकेंड पे पूछ रहा है और 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, और इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो पूछ रहा है कि वी एवरेज बताओ बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एवरेज जहां भी बताना है वहां हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम लेना है। तो फर्स्ट हमको निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2। तो एट मतलब इंस्टेंटेनियस, तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, v इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी। यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, तो डी एक्स बाई डी टी, है ना, दूरी बटा समय। तो डी एक्स बाई डी टी, एक्स कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जहां भी टी नहीं है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो जिसके पास भी टी नहीं है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, और जिसके पास टी के अलावा कुछ और गुना है तो वो बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कभी भी पावर रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर सामने आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी टी स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 में एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2t। तो ये हो गया हमारा v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2bt, है ना, ये v बाहर, t 2t। तो यहाँ पर 2 और b कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.5 इंटू टी, तो कितना हो गया 5t। अब पूछ रहा है, फर्स्ट बोला कि
वेलोसिटी बताओ एट टी इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाएगा, टी जहां जहां है वहां जीरो पुट कर दो तो जीरो आ गया, 0 सेकेंड में जीरो। उसी तरीके से सेकेंड बोल रहा है कि बताओ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड, तो जहां जहां टी है वहां 2 पुट कर दो, तो 5 × टी, तो 2 हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में आपको सिंपल क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हर बार बीपीएससी के टीआरई में आया है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद आपका सेकंड पूछ रहा है वी एवरेज बिटवीन टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू 4। तो आपको पता है वी एवरेज हम कैसे निकालते हैं, वी एवरेज निकालते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करके। तो डेल्टा एस मतलब क्या हो जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब फाइनल मतलब क्या हो गया कि एस जो निकालना है वो कितने टाइम पे निकालना है, 4 सेकेंड पे, और जो एस निकालना है वो कितने टाइम पे निकालना है, 2 सेकेंड पे। तो ये फाइनल और ये इनिशियल, और टाइम तो वही 4 - 2। तो एस मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया है। तो जहां जहां हमारा इक्वेशन जो है एक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, पहला इक्वेशन लिखना है a प्लस बी, टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, फिर से क्या लिखेंगे a प्लस, लेकिन ये तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, और फिर क्या आ जाएगा b, और टी स्क्वायर की जगह अब 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अपॉन 4 - 2 कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये a से a कैंसिल, तो बच क्या गया, यहाँ बच गया 16b और यहाँ बच गया 4b अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 12b/2, और 2 से ये कट गया कितना 6b, और 6 इंटू b का वैल्यू कितना दिया है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इक्वेशन दिया है कभी भी और आपको एवरेज निकालने बोल रहा है तो सिंपल आप वहां पर जा करके टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो पोजीशन ही दिया है ना। तो आप फाइनल निकाल लीजिए एक बार, फाइनल कब निकलेगा, जो फाइनल टाइम है, और एक बार इनिशियल निकाल लीजिए जो इनिशियल टाइम है, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में था, तो ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये कुछ इस क्रोनोलॉजी में चलता है, पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है वेलोसिटी, और फिर आता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के पहले तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चाहिए तो हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और जब हम एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के पहले कौन है, वेलोसिटी, तो इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है क्या, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या फिर वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा जहां भी आ गया मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम जो भी चेंज हो रहा है T2 - T1। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो जब हम वेग में परिवर्तन होगा कितने समय में हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं ना गाड़ी को जब हम एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, स्पीड बढ़ता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको एक्सेलरेटर देना। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यही है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब V2 - V1 बाई T2 -
t1। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे चाहिए, मतलब हम यहाँ जा रहे हैं, इस पॉइंट पे बताओ कितना है, 1 सेकंड बाद बताओ, 2 सेकंड बाद बताओ, तो वो हुआ इंस्टेंट। और एवरेज मतलब वो पूरी जर्नी में बताओ कितना स्पीड था। उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कब 40 थे, कब 20 थे, कब 30 थे स्पीड, उसको बस चाहिए कि आप कितने देर में यहाँ पहुंचे और टोटल उसका एवरेज निकाल लें। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर तात्क्षणिक त्वरण क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण। तो जैसे वहां किए थे, जो टाइम तो बहुत स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल टाइम के लिए निकालना है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टाइम टेंड्स टू 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, dv बाई dt। तो यहाँ भी वैसे ही v का इक्वेशन दिया रहेगा, या हो सकता है x का ही इक्वेशन दिया रहे, जैसे पीछे था a प्लस बी टी स्क्वायर। तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में देखिए d बाई डी टी, यहाँ v आपको पता है क्या होता है, dx बाई dt। अभी पीछे था ना, अभी पीछे हम लोग देखे थे, ये जो v है, ये हमारा v जो था वो क्या था, dx बाई dt। तो अभी यहाँ पर ये dx बाई dt, तो इसको हम ये लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर v दिया है तो dv बाई dt, और अगर v नहीं दिया है तो d2x बाई dt स्क्वायर। इसका मतलब हुआ, पहले आप क्या करो, पहले आप क्या कर लो, v निकाल लो, कैसे, dx बाई dt करके। जब v निकल गया तो उसके बाद सेकंड में क्या निकाल लो आप, a कैसे निकल जाएगा, dv बाई dt। तो उसी को लिखे हैं मिला करके d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई t होता है। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, v होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये नीचे सेकंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है। और अगर वहीं इसका क्या पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये v को हम क्या लिखते हैं, एल टी माइनस वन अपॉन नीचे क्या है t, तो ये ऊपर जा करके एल टी माइनस टू। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का प्रैक्टिस करना है पूरे एनसीईआरटी का, कि जितने डायमेंशन उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, के बाद आता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हम बोलते हैं क्या, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या होता है, तो जैसे एक समान वेग था जब v क्या था, कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पर जब क्या हो जाए, a कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब a क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। a का मतलब जब त्वरण कांस्टेंट रहे, पूरी जर्नी में जब त्वरण क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल हमेशा कैसे लीनियरली मूव करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है पार्टिकल कैसा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी करे। प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसके बाद पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते हैं तो वो सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे जा करके फिर नीचे ऐसे गिरने लगता है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या होता है कि कहीं भी आप चले जाओ, हमेशा जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, जो कि हमेशा क्या रहता है, जी ही रहता है। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जब एक्सेलरेशन त्वरण एक समान है तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर मतलब किसी समतल के अराउंड मूव करेगा, तो वो कौन सा, ये होगा। प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है या फिर
रेक्टिलिनियर भी हो सकता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में भी जा सकता है या फिर दोनों। देखिए यहाँ पर एक्स भी और वाई भी है ना, प्लेन है, समतल में जा रहा है बॉडी, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज समझिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि जो हमारा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। अब बोल रहे हैं कि ओ से जो त्वरण है वो ओ से ए भी बराबर है, ए से बी भी बराबर है, बी से सी भी बराबर है और सी से डी भी बराबर है। ये हर जगह बराबर है, मान के चलते हैं हर जगह कितना है, सपोज हम मान लेते हैं हर जगह त्वरण 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो आप बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखिए हमारा जो त्वरण है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी में चेंज, v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। ठीक, अब बताइए अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट रहा तो v2 भी बराबर हो जाएगा, v1 भी बराबर हो जाएगा, तो उस केस में त्वरण तो जीरो हो जाएगा, तो बराबर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि त्वरण बोल रहा है समान है, और समान कितना है हमारे केस में, सपोज मान लिए 10 है, तो ये तो जीरो आ जा रहा है, मतलब क्या है, नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है। तो त्वरण बराबर कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, सॉरी, जब वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा। सपोज कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी यहाँ 20 हो गया, सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 30 हो गया, सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 40 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड करें कि जो एक्सेलरेशन है वो ओ से ए कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी 10 और इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 10, आया 10। उसी तरीके से अगर हमको निकालना है ए से बी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना 20 और इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम कितना 1, तो कितना आ गया 10। उसी तरीके से हमको निकालना है सपोज बी सी का, तो सॉरी, उसी तरीके से हमको निकालना है सपोज बी से सी का, तो बी से सी कितना है, फाइनल कितना है 30, इनिशियल कितना है 20 अपॉन 1, तो फिर से कितना हो गया 10। तो देखिए हर जगह त्वरण क्या है, एक समान है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, लेकिन जो स्पीड है पहले 0 था, फिर 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, मतलब कि जब भी याद रखिएगा, जब भी त्वरण जो है अगर यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो उस समय जो स्पीड होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा वही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दिया ना, यहां पर आप कुछ पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण जीरो भी हो सकता है और त्वरण माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है, पूछ सकता है कि जो त्वरण है वो पॉजिटिव कब होगा,
तो त्वरण पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी, जो वेग है, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा विथ टाइम, है ना। जैसे अभी देखे थे त्वरण कितना था? 10 था। तो 10 था तो क्या हो रहा था? वेलोसिटी बढ़ रहा था ना, पॉजिटिव त्वरण है। जब त्वरण 0 होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जैसे अभी हम देखे थे प्रीवियस वाले एग्जांपल में, वेलोसिटी कांस्टेंट था। वेलोसिटी कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा था? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 बटा t। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये भी 10, ये भी 10, 10 माइनस 10 तो 0 हो गया ना। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो घटेगा मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया? 10। तो फाइनल तो 10 है ना, और माइनस 20 बटा टाइम कुछ भी ले लो तो ये तो माइनस ही आएगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ से आया? वेलोसिटी से आया। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। और वेलोसिटी कहाँ से आया? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम देखें ही, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी, नेगेटिव भी। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो वेलोसिटी भी, और वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि जो एक्सेलरेशन है हमको क्या पता है? dv बाई dt होता है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमको बोल दिया कि बताओ जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ दिया बताओ पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हमको ये याद रखना है कि जो dv बाई dt है, अगर मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दूं तो सेम बन जाएगा। ये देखिए, dx dx कट कर दिए तो वापस से क्या बन जाएगा? dv बाई dt। तो यहाँ पर देखिए, ये dx बाई dt क्या होता है? अभी हमने देखा था जो v है वो क्या होता है? dx बाई dt। देखे थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। और ये जो बच गया क्या है? dv बाई dx। तो स्टेटमेंट में ये भी देता है कि ये सही है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हाँ, ये सही है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? त्वरण दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में क्या चेंज होगा पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और आपको अगर याद होगा, हम लोग जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया था किसी भी चीज को अगर पोजीशन से, डिस्टेंस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है। कौन सा ग्रेडियंट? ऊपर क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको इसका यूज करके वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं ग्राफ पे। अब तो कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या हो गया? पोजीशन मतलब x और टाइम मतलब t। तो xt ग्राफ हमसे पूछ रहा है, तो पहला हम लोग देखते हैं xt ग्राफ। ये जब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। यहाँ नीचे t ले लेते हैं और ये x। आपको पता है t हम नीचे ही क्यों लेते हैं और x को ऊपर? नीचे हम किसको लेते हैं? तो नीचे हम उस क्वांटिटी को लेते हैं जो क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या? टाइम टाइम हमारे लिए रुकता है कि रुको हम, तुम आओ फिर हम आए जाएंगे? तो टाइम किसी पे नहीं रुकता, हमको इसके अकॉर्डिंग चलना रहता है। इसीलिए टाइम हमेशा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? एक्स एक्सिस में। और जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो कहाँ रहता है? वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स डिपेंड करेगा टाइम पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, तो जब बॉडी रेस्ट पे रहेगा, तो जब बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे मतलब सपोज हम, हमारा घर यहाँ पर है, हम कुछ दूरी पर देख रहे हैं कि एक कार खड़ा है। ठीक है। हम देख रहे हैं 4 बज रहा है
तो भी ये कार यहीं खड़ा है, 5 बज रहा है तो भी ये कार यहीं खड़ा है, 6 बज रहा है तो भी ये कार यहीं खड़ा है, कोई पोजीशन में चेंज होगा नहीं, ये रेस्ट पे है। मतलब कि सपोज ये कुछ दूरी पर एक देख रहे हैं कार खड़ा है, 1 सेकंड बाद देख रहे हैं तो भी ये यहीं पर है, 2 सेकंड बाद देख रहे हैं तो भी ये यहीं पर है। मतलब जब ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बने किसमें, एक्सटी में, ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो पार्टिकल वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो आपसे दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे तो पोजीशन टाइम ग्राफ में से इसमें से क्या सही है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में से जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, पैरेलल टू टाइम के एक्सिस के, है ना। ये रहा, ये टाइम है और इसके पैरेलल कौन है, ये लाइन। ठीक, तो जब भी लाइन पैरेलल रहे टाइम के तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट। ये ध्यान देना है कब, पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारा, अगर ग्राफ हमको बनाना हो किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स और नीचे टी। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर सपोज ये x है ये t है, तो हम देख लें 10 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर अगला 10 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर अगला 10 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया। मतलब कि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब कि स्पीड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कैसे निकलेगा, हम 1 सेकंड बाद देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 मीटर ट्रेवल किया, अगला 1 सेकंड देखें तो ऑब्जेक्ट फिर से कितना ट्रेवल किया, 10, फिर अगला 1 सेकंड देखें तो ऑब्जेक्ट फिर से किया 10। तो देखिए 3 सेकंड में 30 मीटर, तो 3 सेकंड में 30 मीटर, तो ये 1 सेकंड में 10, फिर अगला में फिर से 10, फिर अगला में फिर से 10। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, लेकिन किसी एंगल पे रहेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो एक्सटी ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा किसी एंगल पे। ठीक है, आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, हमेशा वेलोसिटी देगा। ठीक है, या स्पीड देगा। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब आपको पता होगा, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, ढाल, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, सपोज हम यहां से यहां गए इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर पे क्या है, x है, और बेस, बेस में क्या है, t। तो x बाई टी, एक्स बाई टी क्या होता है, x मतलब दूरी और t मतलब समय। तो आप हमेशा याद रखिए कि एक्स टी ग्राफ पूछता है ये, और ग्राफ भी दे देता है और बोल देगा कि आप बताइए वेलोसिटी क्या होगा इस ग्राफ का। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर एक्स बाई टी। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू दिया रहा है 30, तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3, और ये किसका वैल्यू आ जाएगा, 1/√3 वेलोसिटी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सपोज ग्राफ कुछ ऐसा रहे, ये x और ये t, ग्राफ कुछ ऐसा रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस जो था देखें यहाँ पर, ये ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन मतलब थीटा 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ भी देखूं तो थीटा कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, यहाँ भी देखूं तो थीटा कितना रहेगा, 30 डिग्री। मतलब यहाँ थीटा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले केस में
इस वाले केस में देखिए, यहां अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये थीटा होगा। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये थीटा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये थीटा कुछ ऐसा होगा, ये थीटा। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा की ये? तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ा है, और ये वाला जो वैल्यू है क्या है, छोटा है। मतलब कि ये जो ग्राफ अभी जो मैंने बनाया, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब स्लोप बढ़ेगा तो v भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप ही क्या देता है, स्लोप ही तो वेग देता है, अभी बताया। तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लस, है ना। जब आप एक्सेलरेटर दोगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ये चीज आप याद रखोगे। और अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया रहे, ऐसा, तो इस केस में इसका उल्टा है, तो इस केस में स्लोप क्या होगा, घट रहा है, देखिए घट रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए और इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट अगर हम देखें, स्लोप अगर हमको फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये होगा स्लोप, इसका स्लोप मतलब टेंजेंट ये, और इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो ये स्लोप ये होगा। बताइए कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है ना, और ये वैल्यू छोटा है। तो स्लोप घट रहा है जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, तो स्लोप घटेगा तो v भी घटेगा, और त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है, वेग घट रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v कहाँ रहेगा, वेग ऊपर और टाइम नीचे, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो vt में अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या होगा, आपको पता है अभी xt हम लोग बनाए थे, x और t, तो उसमें ये ग्राफ था। उस समय मैं बोला था कि ये कब है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन किस में, xt ग्राफ में। मैं ये जोर दे करके बोला था कि ये रेस्ट किस में, xt ग्राफ में, लेकिन यही vt ग्राफ में ये लाइन पैरेलल किसके है, t के। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अगर सपोज ये 30 है, 30 क्या है, वेलोसिटी ना, वेग, क्योंकि इस लाइन पे क्या है, वेग है। तो 30 मतलब ये क्या होगी, यहाँ भी 30, 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 मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू तो 30 ही है। मतलब यहाँ पर क्या है, v कांस्टेंट, और जब v कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग, है ना। और जब v कांस्टेंट तो हम थीटा भी क्या बोल सकते, कांस्टेंट, थीटा मतलब स्लोप, है ना, ढाल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम। और अगर ग्राफ में v है और ये t है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है v का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, v का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। कभी भी आपको लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन मिले, अब वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे ऐसा हो, तो उसके लिए दो ही कंडीशन है, या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन सेम रेट से बढ़ रहा है ना। कि सपोज यहाँ 0 है तो ये 20 हुआ, फिर ये 40 हुआ, फिर ये 60 हुआ, और टाइम यहाँ 1, ये 2, ये 3। तो अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितना हो गया, 20 माइनस 0 20, कितने टाइम में, एक टाइम में, तो ये कितना आया, 20। क्या, ये क्या निकाले हम, v2 माइनस v1 बटा t, क्या होता है, त्वरण। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें इस वाले पॉइंट पे तो ये क्या होगा, 40 माइनस 20 बटा 2 माइनस 1, यहाँ का टाइम 2 और यहाँ का 1, तो ये कितना हो गया, वापस से 20। अगर हम यहाँ का देखें तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 बटा
ये टाइम 3 और ये टाइम 2, तो 3 माइनस 2, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 20। मतलब कि जब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा रहे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और त्वरण कांस्टेंट का मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक समान त्वरण। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अभी जो मैंने ग्राफ बताया वो बताया ऐसा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट रहा है। और वेलोसिटी घट रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी घट रहा है मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स 3-4 इक्वेशन है, आपको याद रखना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और ये सारे जो इक्वेशन है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन डेराइव है। और यहाँ पर u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, अंतिम वेग। s क्या है, तय की गई दूरी। और t क्या है, समय, लिया गया समय। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है ये जो फॉर्मूला डेराइव है वो किसके लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। आपको यहीं पे एक और फॉर्मूला याद रखना है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है इससे, कि nth टाइम में आपका दूरी कितना ट्रेवल किया। nth टाइम मतलब कि एक तो ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, टी टाइम में। टी टाइम में मतलब 5 सेकंड में कितना वेलोसिटी, 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 10 सेकंड में कितना किया। लेकिन ये जो है वो क्या है, बोल रहा है कि 10th सेकंड में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब इंस्टेंटेनियस वाले के जैसे। मतलब 10 सेकंड बाद नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है उसी जब 10 सेकंड हुआ तब कितना है। तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे u प्लस ए बाई टू 2n-1। ठीक है, nth टाइम में कितनी दूरी तय की, तो u प्लस ए बाई टू 2n-1। n क्या है, अगर 20वें सेकंड में पूछ रहा है तो 20, 10वें सेकंड में पूछ रहा है तो 10। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अब हर जगह फिजिक्स में यूज होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जहां से क्वेश्चन आप डायरेक्ट बन जाएगा। अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, और रेस्ट से क्या करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। बॉडी एट रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो हमेशा आप याद रखिए एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो v तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ये मैं प्रूफ करके दिखाया था पीछे। तो बोल रहा है बॉडी रेस्ट पे है और वो चलना स्टार्ट किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in t second is proportional, t second is proportional to t square। ठीक है, मतलब कि s जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी स्क्वायर के। ये देखिए बॉडी हमारे पास एस का तो फॉर्मूला है ना, कौन सा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए बॉडी जब भी रेस्ट पे, क्वेश्चन में अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो u हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है, बॉडी जब भी क्वेश्चन में रेस्ट में दिया है तो u क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर u जीरो हो गया तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, और a भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जो s है वो डिपेंड किस पे करेगा, टी स्क्वायर पे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी पूछ दे। तो उसमें क्या होगा, रेशियो आपसे पूछ रहा है तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है, 2 सेकेंड में पूछ रहा है, 3 सेकेंड में पूछ रहा है और 10 सेकेंड। तो कितना सिंपल, टाइम का क्या कर देना, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, बस ध्यान देना है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। आपको अगर ये ना भी याद रहे तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ग्रेविटी मतलब अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है उसको हम क्या करें, गिरा दें ऊपर से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हाइट से हम उसको क्या कर दें, नीचे गिरा दें, तो क्या होगा, बॉडी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ उसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा, तो वहां पर एक क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल लेते हैं, जी। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो हम कितना बोलेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आपसे पूछ दे कि बताओ फीट में कितना होगा, तो फीट में होता है, ये भी पूछा हुआ है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, 9.8 सबको पता है, 980 भी पता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो हम कहाँ थे कि अगर बॉडी को हम ऊपर से छोड़ें तो वो बॉडी क्या होगा, नीचे आएगा, किसकी वजह से, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से वहां क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। अब अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, और हम यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर, स्टोन, एक ऐसे पत्ता, ठीक, और एक कागज, तीनों को क्या किए, नीचे छोड़े, और एयर नहीं है, ये ये पत्ता है, ये पत्थर है और ये कागज है। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो उस केस में इन तीनों जो है, इन तीनों पे जी क्या लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस केस में तीनों सेम टाइम में कहाँ आएंगे, सेम टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा, ये एयर रेजिस्टेंस नहीं रहने का मतलब वैक्यूम में है, तो उस केस में क्या होगा, सेम टाइम में सब एक साथ पहुंचेंगे, कहाँ पर, अर्थ पे, नियर द अर्थ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, और फ्री फॉल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुक्त पतन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जी का वैल्यू, जी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और जी का वैल्यू हम देख रहे हैं कि कहीं भी चले जाएं बॉडी पे हमेशा जी कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर जगह पे जी का वैल्यू इतना है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है ना, मतलब ये क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से हम क्या करें, छोड़, ठीक है, तो इस पे त्वरण कितना लग रहा है, 9.8 लगेगा, जी अर्थ नीचे खींचेगा। तो अगर हम यहाँ से छोड़ें तो यहाँ u कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर मतलब रेस्ट पे है। कभी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से हम छोड़ दें मतलब वहां u 0। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकें तो ये ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे ये क्या रुकेगा, तो वहां पर v इक्वल टू 0। जब हम ऊपर से नीचे फेंकें तो u 0, और जब नीचे से ऊपर फेंकें तो v 0। तो अभी हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो u 0। सपोज ये एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड है 9.8, ठीक। उसके बाद फिर अगले एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड है 19.6। उसके फिर अगले एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड है 29.4। फिर नेक्स्ट स्पीड है 39.2। ये सारे कब है, एक सेकेंड बाद। ये सारा क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया है, मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। तभी ये ऊपर जाके फाइनल क्या हो जाता है, 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर बताने का क्या मतलब है कि अगर आप देखें इन दोनों पॉइंट के बीच ओ ए, तो ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल। तो जो ए होता है वो क्या होता है, V2 माइनस V1 बाई टी। तो फाइनल V2 कितना है, 9.8 माइनस इनिशियल कितना है, 0 बटा 1। तो कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया। उसी तरीके ये किसके लिए था, O से A। उसी तरीके से अगर हम A से B जाएं तो फिर से एक्सेलरेशन क्या होगा, V2 माइनस V1। अब V2 क्या हो जाएगा, 19.6 माइनस 9.8 और टाइम फिर से 1। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहे किसी भी केस में रहे, चाहे G हो चाहे A हो, इन दोनों केस में अगर यूनिफॉर्म है G या A या कांस्टेंट है ये वैल्यू, तो V हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, कंप्लीट एनसीईआरटी। यहाँ से आपका अब कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना था मैंने एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस वाला जो वीडियो करेंगे उसमें इस चैप्टर का जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग देखेंगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मैं बिल्कुल नया हूं बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया था एग्जाम के समय कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, उसी से प्रैक्टिस किया था और मेरे इतने मार्क्स आए थे। ठीक है। तो आप भी वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की तो आप हमारे चैनल पे उसका भी प्रीवियस ईयर का वीडियो मैंने बनाया, चाहे मैथ्स हो चाहे जीके जीएस हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए सब्जेक्ट पे और करंट अफेयर्स। ठीक है। और बाकी जीके जीएस आप प्रीवियस ईयर से पढ़िए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नहीं तो आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपके पास टाइम लिमिटेड है तो कम टाइम में ज्यादा आपको क्या करना है, अचीव करना है। तो ध्यान रखें, खुश रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान दें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।